दुनिया का सबसे लंबा क्रिकेटर जिसे कहा जाता है बिग बर्ड, दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज जो भारत के सामने हो गया था पस्त, गेंदबाज जो किसी बल्लेबाज के लिए बुरा सपना था लेकिन कभी नहीं ले पाया 10 विकेट, वह गेंदबाज जिसकी इकोनॉमी 3.09 है, आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, कायम है विश्व रिकॉर्ड। पूरी दुनिया में खेले जा रहे क्रिकेट मुकाबलों में इन दिनों बल्लेबाजों को सबसे ज्यादा तरजीह दी जा रही है। विश्व क्रिकेट में सबसे ज्यादा बल्लेबाजों का दबदबा इन दिनों देखने को मिल रहा है। खासकर इन दिनों बल्लेबाजी के साथ ही गेंदबाजी का भी चलन शुरू हो गया है, जिसे हम ऑलराउंडर कहते हैं। दुनिया भर की टीमें आज चाहती है कि उनके पास नंबर 7, 8 तक की बल्लेबाजी देखने को मिले। ऐसे में ऑलराउंडर का चलन बढ़ा है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब दुनिया भर में या तो खांटी गेंदबाज हुआ करते थे या फिर बल्लेबाज। तब गिने चुने खिलाड़ी थे जिनके बारे में कहा यह जाता था कि ये हरफन मौला हैं। लेकिन एक लंबा समय विश्व क्रिकेट में गेंदबाजों का रहा है और बल्लेबाजों का भी रहा है। वर्तमान दौर में ऑलराउंडर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज हम आपको उस गेंदबाज से मिलवाने वाले हैं जिसके नाम मात्र से बल्लेबाजों के हाथ पांव फूलने लगते थे। जिन लोगों को क्रिकेट से अभी अभी प्यार हुआ है उन्हें बता दें कि एक ज़माने में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों का खौफ हुआ करता था। तब उनके पास माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स और मैकम मार्शल हुआ करते थे। लेकिन आज हम आपको जिस गेंदबाज के बारे में बताने वाले हैं उस गेंदबाज का कद 6 फुट 8 इंच का है। जब वे गेंद लेकर दौड़ते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार हो। इनके हाथ से निकलने वाली लाल या सफ़ेद गेंद बल्लेबाज को 1 सेकंड में तय करना होता था कि आपको अपना शरीर बचाना है या फिर गेंद को दिशा दिखाना है, क्योंकि इस गेंदबाज ने अपनी लाल गेंदों से कितने ही बल्लेबाजों के जबड़े तोड़े हैं तो कितनों का सर फोड़ा है। उस खिलाड़ी का नाम है बिग बर्ड जोएल गार्नर। जोएल गार्नर का जन्म 16 दिसंबर 1952 इंटरप्राइज क्राइस्टचर्च बारबाडोस में हुआ था। गार्नर का बचपन गन्ने के खेतों के बीच में गुजरा था। हालांकि उनका ज़्यादातर समय अपने दादा दादी के साथ गुजरा। उनके माता पिता बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए थे। इनकी देखरेख दादा दादी ने की थी। इन्हें बचपन से ही क्रिकेट से लगाव था। जब वे स्कूल के दिनों में थे तब से ही इन्होंने क्रिकेट के प्रति अपनी दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी थी। शुरुआत इनकी सेंट क्रिस्टोफर बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में हुई। इसके बाद फाउंडेशन बॉयज़ के माध्यमिक विद्यालय में इनकी पढ़ाई हुई। स्कूल के दिनों में वे एक ऑलराउंडर की तरह खेला करते थे। हालांकि इस दौरान उन्हें स्कूल में एक शिक्षक ने बताया कि आपकी हाइट बढ़िया है और आप बल्लेबाजी से बेहतर गेंदबाजी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आप गेंदबाजी के दौरान ऊंचाई का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में बाद में गार्नर ने गेंदबाजी करना पसंद किया। इसके बाद क्रिकेट का गुर सीखने के लिए गार्नर चार्ली ग्रिफिथ और गैरी सोबर्स के पास पहुंचे। उन्होंने उनके कोचिंग सत्र में भाग लिया, जहां गार्नर को हवा में घुमाने वाली यॉर्कर फेंकने के साथ ही प्रभावी ढंग से बाउंसर फेंकने के लिए सिखाया गया। गार्नर की क्रिकेट की दुनिया में पहली पहचान हुई सेंट्रल लंकाशायर लीग में लिटिल बोरा के लिए खेलते हुए। इस दौरान समरसेट के अधिकारियों की नज़र गार्नर पर पड़ी थी। इस दौरान गार्नर लिटिबोरो के लिए खेलते थे। लिटिबोरो के साथ वे 3 साल तक रहे। इस दौरान उन्होंने 1500 रन बनाया और 334 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। यह किसी भी खिलाड़ी के लिए शानदार हस्ताक्षर था। साल 1977 में गार्नर समरसेट के लिए खेलने लगे। कुछ ही मुकाबलों के बाद उन्हें समरसेट के लिए कप्तानी करने का मौका मिल गया। समरसेट के दौरान खेलते हुए उन्होंने 338 प्रथम श्रेणी विकेट अपने नाम किया। उन्हें काउंटी क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज माना गया। समरसेट ने काउंटी के इतिहास में 5 ट्रॉफियां जीतने में कामयाबी पाई। इसके बाद गार्नर को वेस्टइंडीज के नेशनल टीम में खेलने का मौका मिल गया। साल 1977 में पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें डेब्यू करने का मौका मिला। पाकिस्तान के साथ हुए सीरीज में उन्होंने 25 खिलाड़ियों को शिकार बनाया। गार्नर इतने खतरनाक गेंदबाज होने के बाद भी बस 7 दफ़ा ही 5 विकेट हॉल लेने का कारनामा कर पाए हैं। इसका एकमात्र कारण यह था कि उस समय टीम में माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, कॉलिन ग्राफ्ट और मैकम मार्शल मौजूद थे। ऐसे में विकेट निकालने के लिए सभी गेंदबाज जोर लगाते थे। ऐसे में गार्नर के खाते में थोड़े कम रिकॉर्ड दर्ज हुए। साल 1979 में वेस्टइंडीज की टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में फिर से पहुंच गई थी। इससे पहले 1975 की विजेता भी वेस्टइंडीज ही थी। दूसरी बार विश्व विजेता बनने से बस 2 कदम दूर थी वेस्टइंडीज। ऐसे में आपके मन में विचार आ रहा होगा कि भारतीय टीम की क्या स्थिति थी। बता दें कि भारतीय टीम इस दौरान वनडे मुकाबले खेलना सीख रही थी। विश्व कप के दौरान पूरी टीम को वहां रखा गया था ताकि वे पूरे मुकाबले देख सकें और अपने वनडे गेम को और भी मजबूत बना सकें। इस विश्व कप का फाइनल मुकाबला इंग्लैंड के लॉर्ड्स में खेला जा रहा था। इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। महज 22 रन के स्कोर पर टीम का पहला विकेट
गिर गया था और 36 रन के स्कोर पर दूसरा विकेट। स्थिति यह थी कि टीम का टॉप ऑर्डर 100 रन के स्कोर पर पवेलियन में था, लेकिन विव रिचर्ड्स अभी भी मैदान में जमे हुए थे। उनको साथ मिला कॉलिन किंग का, जिन्होंने 86 रनों की पारी खेली, तो वहीं रिचर्ड्स ने 138 रन बनाया। वेस्टइंडीज की टीम 286 रन बना सकी। अब बल्लेबाजी के लिए इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर आए। इंग्लैंड की शुरुआत शानदार रही। ऐसा लग रहा था जैसे इंग्लैंड आज जीतने के इरादे से मैदान में आई हो। टीम का पहला विकेट 129 रन के स्कोर पर गिरा। अब तक इंग्लैंड की पकड़ मैच में बनी हुई थी। इसी दौरान जॉफ का विकेट गिर गया, लेकिन अभी भी यह लग रहा था कि इंग्लैंड आगे है। इसी दौरान डेरेक रैंडल और ग्राहम गूच ने टीम के रन स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन डैरेन का जब विकेट गिरा तो यह लगने लगा कि अब इंग्लैंड के लिए यह मैच मुश्किल होने वाला है। इसी दौरान गेंदबाजी की जिम्मेदारी जोएल गार्नर के पास आई और इन्होंने मानो इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। गार्नर ने 11 गेंदों में 5 खिलाड़ियों को आउट कर दिया और महज 4 रन ही खर्च किए। यह उस एक्सप्रेस की गेंदबाजी थी जिसने इस कारनामे के लिए एक लंबा इंतजार किया और बहुत बड़ा संघर्ष भी किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि गार्नर ने इन 5 में से 4 खिलाड़ियों को बोल्ड कर दिया था। इनमें से 4 खिलाड़ियों ने अपना खाता नहीं खोला। अपने इस दिन को याद करते हुए उन्होंने बताया कि मेरी यॉर्कर ने कमाल किया। पर्सनली मेरे ग्रेट मोमेंट तब आया जब टीम जीत रही थी। टीम हर किसी चीज़ से ऊपर थी। आपको बता दें कि यह फाइनल मुकाबला वेस्टइंडीज की टीम 92 रनों से जीतने में कामयाब हो गई थी। इतना ही नहीं, वेस्टइंडीज लगातार दूसरी बार विश्व कप जीतने में कामयाब हो पाई थी। इसके बाद अगले विश्व कप यानी कि साल 1983 के विश्व कप में भी इस खिलाड़ी का नाम टीम के साथ था। इस विश्व कप में वेस्टइंडीज की टीम उपविजेता रही थी। यह विश्व कप भारत जीतने में कामयाब रहा था। भारत के साथ हुए पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज की तरफ से सर एंडी रॉबर्ट्स और जॉर्नर ने मिलकर 10वें विकेट के लिए इन दोनों ने सबसे बड़ी साझेदारी की थी। इन दोनों ने मिलकर 71 रन बनाया था। इस विश्व कप में वेस्टइंडीज को भारत के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। गार्नर वेस्टइंडीज के लिए तो खेलते ही थे, साथ ही वे घरेलू टीमों में वेस्टइंडीज के बारबाडोस के लिए खेलते थे। उसके बाद शेफील्ड शील्ड दक्षिण अफ्रीका के लिए खेलते थे। उसके बाद इंग्लिश काउंटी क्रिकेट वे समरसेट के लिए खेलते थे, जहां वे विव रिचर्ड्स और इयान बॉथम उनके साथ खेला करते थे। गार्नर को विश्व के सबसे लंबे खिलाड़ियों की लिस्ट में रखा जाता है। कहते हैं पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान के सामने आने से पहले गार्नर, बूस रीड और आयरिश गेंदबाज बॉयड रैंकिन सबसे लंबे खिलाड़ी हुआ करते थे। साल 2010 में गार्नर ने श्रीलंका दौरे के लिए वेस्टइंडीज टीम का प्रबंधक बनाया गया था। इस टीम की कमान डैरेन सैमी के पास थी। साल 2013 में वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष पद के लिए BCA के उम्मीदवार थे। साल 2016 में उन्हें बारबाडोस क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में उन्हें वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड में चयनकर्ता के साथ ही कई अन्य जिम्मेदारियां भी निभाई। हम गार्नर के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। क्रिकेट के इंटरेस्टिंग स्टोरीज और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अगले अंक में मिलेंगे एक और खिलाड़ी के साथ, एक और स्टोरी के साथ। अभी दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।